चलिए आज फिर से आप लोग का क्विज स्टार्ट होता है। बारी बारी से दोनों ग्रुप आंसर देंगे। एसपीडी का करंट का पहले सुनते हूँ, ठीक है। बताएंगे आप लोग, एक ग्रुप वाले बताएंगे निदेशक बताना है ऑल इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म OIL होता है। हाँ, रंजीत रथ है इनका निदेशक OIL का, ऑल इंडिया लिमिटेड। सॉरी आयल है, ऑल नहीं, आयल इंडिया लिमिटेड है। हाँ आयल बोलते हैं, ऑयल तेल जिसका मतलब होता है। बताएंगे निदेशक बताना है BEL, जिसका पूरा नाम होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। MB गौतमा है, गौतमा लिखा है इसमें, गौतमा। आगे बताएंगे एक ग्रुप वाले फिर से निदेशक RINL, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड होता है। RINL बोलिए। ए वाले का क्वेश्चन है। बी ग्रुप वाले बताएंगे अतुल भट्ट है। कौन है? अतुल भट्ट। इस्पात क्या होता है? मजबूत होता है या नहीं? तो स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टील को इस्पात बोलते हैं। हाँ, स्टील को ही ना इस्पात बोलते हैं। काफ़ी अधिक मजबूत होता है और वजन में हल्का होता है ना, वजन में एल्यूमिनियम की तुलना में। इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज में, हवाई जहाज के बॉडी वूडी बनाने में ना इसका। हाँ, वजन में हल्का होता है और मजबूती में दुगना होता है। क्या समझे? इस्पात जंगरोधी होता है ना, जंगरोधी भी होता है। इसमें जंग रहित मतलब जंग इसमें नहीं लगता है। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। जंग लगने के लिए कितने चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? हाँ, वायु की नमी और ऑक्सीजन दोनों की यदि अवेलेबल है, दोनों अगर उपलब्ध है तभी जंग लगेगा। जंग लगने पर किसी वस्तु का भार यानी लोहे का भार क्या हो जाएगा? लेकिन आयु बोलेगा तो घटेगा। चलिए बताएंगे निदेशक बताना है NLC नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राकेश कुमार हैं। राकेश कुमार। लिग्नाइट से पता है लिग्नाइट किसका प्रकार है? कोयला का। कितने प्रकार? 4 प्रकार है। कौन कौन? एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और सबसे VIP कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें, फिर और इसमें पीट में ज्यादा होगा ना। इसमें 85 से 90% होता है। अगर गड़बड़ा जाते हैं, सही क्रम देता है सरियाने के लिए कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तो कुछ नहीं, ABCD के क्रम में याद कर लेना है। पहले कौन आता है? A के बाद B। अब ऐसा नहीं कि B के बाद C तुलना करेंगे, वैसा नहीं करना है। ABCD A लाता है पहले तब ना P आता है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यानी सबसे बेहतरीन कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। हाँ, लिग्नाइट को भूरा कोयला। बताएंगे कुलपति बताना है दिल्ली विश्वविद्यालय का। योगेश सिंह है। बी वाले बताएंगे कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का बोले। हाँ, भटनागर है। डॉक्टर विजय भाटकर हैं। भाटकर हैं। कुलपति बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय को कुलाधिपति थे, ठीक है। कुलपति सुनैना सिंह है। कुलपति बताएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का। प्रोफेसर नजमा अख्तर, बहुत VIP कॉलेज है, ठीक ना। बताएंगे कुलपति बताना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं इगुनी। हाँ, कौन है? धूलीपुड़ी नहीं है, इनका है प्रोफेसर नागेश्वर राव। हाँ, प्रोफेसर नागेश्वर राव। इग्नू मतलब क्या होता है? इग्नू की स्थापना हुआ था कब? 1985 में, याद रखेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय बताया था पिछला बार में कि जो बिजनेसमैन होते हैं या नौकरी करने वाले, खासकर वही लोग एडमिशन इसमें करवाते हैं जिनको क्लास करने से कोई मतलब नहीं है। केवल एडमिशन करवाइए, आपका बुक आ जाएगा डाक द्वारा, आप एग्जाम में खाली उपस्थित होइए। आगे बताएंगे
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निदेशक बताना है, जिसको मिनरल मीन्स क्या होता है, खनिज ना। ये है सुमित देव। सुमित देव है। आगे बताएंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? ये हरजीत कौर जोशी हैं। हरजीत कौर जोशी हैं। बताएंगे निदेशक HAL, जिसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन है? हाँ, आर माधवन है। बताएंगे निदेशक बताना है NBCL यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का, PK गुप्ता है। बताएंगे निदेशक बताना है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नहीं, NCERT जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, आगे इसमें होमवर्क कैसे याद करेंगे, ये वाला पूरा कॉलम रहेगा पेज नंबर 2 का। हाँ, आधा कॉलम था, अगला दिन पूरा कॉलम रहेगा आधा, और आगे बढ़ जाएंगे इसमें स्पीडी में। अब आते हैं लुसेंट में। लुसेंट में विविध में पहले आते हैं, विविध में टॉपिक था एयरलाइंस ना, विभिन्न देशों की एयरलाइन सेवाएं। चलिए बताएंगे इसमें आधा था या पूरा याद किया आप लोग? 17 को याद किया। चलिए बढ़िया है। 17 से 34। आगे बोलेंगे ए ग्रुप वाले क्वेश्चन है PIA। चूंकि देखिए फुल फॉर्म इसमें बोलेंगे तो आधा नाम फुल फॉर्म सही है, थोड़ा सा हिंट देंगे लास्ट में। ऐसे फुल फॉर्म बोलेंगे ना तुरंत पकड़ा जाएगा, उसमें देश का नाम शामिल है, तुरंत बता दीजिएगा। PIA कहाँ का हो जाएगा? पाकिस्तान का। इसका पूरा नाम क्या होता है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बताएंगे LOT, लॉट जिसको बोलते हैं लॉट। या इसका बता सकते हैं पूरा नाम पोलिस स्टेट एयर सर्विस। किस देश का है? पोलैंड का है। कहाँ का है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा ना, वारसा। आगे बताएंगे पोलैंड के सोजी में, हाँ संसद का नाम। बताएंगे AL एयरलंका, जिसका मतलब होता है, तो कहाँ का हो जाएगा? श्रीलंका का। बताएंगे SAS पूरा नाम बोलेंगे तो इसमें देश का नाम सम्मिलित है। ठीक है, तो उसमें आप लोग बता दीजिएगा ऐसे ही, उससे पूछने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा नाम है स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेविया हो जाएगा। SIA बताएंगे SIA। थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना, ठीक ना, ऐसे तो याद हो ही जाएगा, थोड़ा सा जोर देना है। ये हो जाएगा इसका सिंगापुर एयरलाइंस पूरा नाम है, तो फिर ऐसी पता चल जाएगा सिंगापुर का। सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? सिंगापुरी ना, सिंगापुर है। मुद्रा क्या होता है? डॉलर। बताएंगे ट्रांसपोर्टरी एरिने रोमाने कहाँ का है? रोमानिया का है। बताएंगे KLM रॉयल डच एयरलाइंस, नीदरलैंड का है ना, नीदरलैंड का। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। क्या मुद्रा है? गिल्डन इसका मुद्रा है नीदरलैंड का। बताएंगे अब इसमें खत्म हो जाए, कितना था इसमें? 34 का है। चलिए बताएंगे लुफ्थहांसा। बताएंगे कहाँ का है? जर्मनी का। कोई चीज जर गया तो क्या हो जाता है? लुप्त, समाप्त हो गया, मतलब खत्म, गया। हाँ, लुफ्थहांसा जर्मनी। पनामा का है। इबेरिया बताएंगे, इबेरिया। इबेरिया जो है ना स्पेन का है। विमान सेवा स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड ना, मैड्रिड। बताएंगे पैन अमेरिकन एयरवेज, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? कौन नदी है? फोटो में एक नदी किनारे। आगे बताएंगे ब्रिटिश एयरवेज और जाट, UK का हो जाएगा। UK का प्रधानमंत्री कौन है अभी?
बताए थे आप लोग पिछले क्लास में सबसे कम दिन तक कौन प्रधानमंत्री है यूके का? महिला थी। लीज ट्रेस, जो ऋषि सुनक से पहले थे, इस्तीफा दे दिए थे, अपने कार्य जो शपथ लिए थे ना उस पर खड़े नहीं उतरने के कारण, अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण सोचे कि ना जिस बात पे हम वादा किए थे उस पर खड़े नहीं उतर रहे, इसलिए इस्तीफा दिए। मात्र 44 या 45 दिन रहे थे। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं लीज ट्रेस। आगे बताएंगे स्विस एयर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। बताएंगे आप लोग इतिहास में बताएंगे, ठीक है। इतिहास में पेज नंबर 29 का फर्स्ट कॉलम था ना, इसमें था कलीमुल्ला था, ठीक है। बारी बारी से बताएंगे। कलीमुल्ला जो थे ना किस वंश के अंतिम शासक थे? बहमानी वंश के। इसकी मृत्यु के समय जो था ना बहमानी कितने राज्य में बटा था? 5 राज्य में। अब बताना है कि 5 राज्य थे कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। तो बताएंगे बारी बारी से कि बीदर के संस्थापक कौन थे? बीदर के बोलिए, बीदर के संस्थापक कौन थे? हाँ, अमीर अली बरीद थे, ठीक ना, जिसकी स्थापना 15 से 26 में इन्होंने की थे। बताएंगे बीजापुर, बीजापुर की स्थापना किसने की? हाँ, बीजापुर था ना यूसुफ आदिल शाह, इनका वंश का नाम था आदिल शाही। ईस्वी सन की बात करें तो 1489। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? बहुत व्यापी क्वेश्चन है। या चांद बीबी वहाँ के शासका थी ना अहमदनगर का, लेकिन उसका स्थापना की बात करें तो मलिक अहमद थे, जो वंश इनका था निजाम शाही वंश से संबंधित थे। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुआ था। गोलकुंडा, ये बहुत व्यापी क्वेश्चन है। कुल्लूब कुतुब शाह इसका संस्थापक थे, इसका वंश का नाम था कुतुब शाह और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1512 ईस्वी में। बरार बताएंगे, बरार वंश था इनका इमाद शाह, लेकिन अगर संस्थापक की बात करें तो कौन? फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी में। पूरा कॉलम है ना, याद है? नोट इसमें नहीं दिया है मेरा बुक में, सिक्का भेजता है। बताएंगे सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए क्या होते थे? सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए क्या होते थे? बोलिए, बी ग्रुप वाले बोलेंगे। विशेष अंगरक्षक दल हुआ करते थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का चाहे मुख्यमंत्री का वीआईपी लोग बोलते हैं ना। वीआईपी मतलब फुल फॉर्म क्या समझते हैं? वीआईपी का फुल फॉर्म क्या समझते हैं? वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। अब वीवीआईपी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं पूरे विश्व के प्रथम नागरिक में उनकी गिनती आता है। अभी कौन है? जो बाइडेन। कितने नंबर के हैं? 47वें ना, 46वें हैं। देख लेंगे थोड़ा सा जो बाइडेन कितने नंबर के हैं। वहां के उपराष्ट्रपति कौन है? कैमला हैरिस है, पहली महिला है, श्वेत महिला। बताएंगे विभाग वाला याद क्या है? विभाग का मंत्री का नाम? कौन से विभाग में कौन मंत्री थे? अर्थ विभाग का जो अध्यक्ष था उस मंत्री को क्या कहा जाता था? अर्थ विभाग का अमीर जुमला बोलते थे उसको, अमीर जुमला। बताएंगे जो विशेष आरक्षक जो दल हुआ करते थे अंगरक्षक दल, वो कितने भाग में विभाजित थे? 4 भागों या नौबत विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी क्या कहलाते थे? 46वें ना, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति है अमेरिका के, जिसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होते थे, सर नौबत। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को क्या कहते थे? सूफी कहते थे। बताएंगे जो बीजापुर के शासक थे अकबर से पहले उसने अपने दरबार में किस मिशनरी को बुलाया था? बोले किस मिशनरी को? कैथोलिक मिशनरियों को उन्होंने बुलाया था अपने दरबार में।
उसने अपने पुस्तकालय का जो अध्यक्ष है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे जिन्हें बनाया था? हाँ, वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने किस भाषा को प्रश्न देना जारी रखा था? संस्कृत या मराठी भाषा में। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था, यानी दूसरा नाम बता सकते हैं, इनका उपाधि क्या था? हाँ, इनको बोला जाता था अबला बाबा या गरीबों का दोस्त। किन्हें? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इन्होंने कौन सी एक किताब की रचना की थी, उसका नाम क्या था? किताब-ए-नौरस। किताब-ए-नौरस नाम की पुस्तक रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने कहाँ राजधानी बनाई थी, बताएंगे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय नौरसपुर के नाम से एक नई राजधानी बनाए थे। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण क्या कहलाते थे? इनका जो था ना व्यापक दृष्टिकोण था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? जगत गुरु कहा जाता था। जगत गुरु, ऐसे शंकराचार्य को बोला जाता है जगत गुरु। क्या जगत गुरु इन्हें भी कहा जाता है। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। आगे आप लोग इसमें याद करेंगे जौनपुर। जौनपुर केवल याद करेंगे, कश्मीर भी देखिए, थोड़ा सा होमवर्क को देखिए आप लोग। जौनपुर और कश्मीर दोनों रहेगा तो ठीक है, देखेंगे आप लोग, इसके बाद डिसीजन देंगे। जौनपुर शहर को किसने बताया था, बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, जौनपुर केवल रहेगा, टॉपिक जौनपुर रहेगा, ठीक ना, हिस्ट्री में अगले दिन होमवर्क के रूप में और बताएंगे। आते हैं हम लोग संविधान में। संविधान में टॉपिक नंबर क्या था? टॉपिक नंबर 10 में था मौलिक अधिकार, ठीक है, पूरा था। कहाँ तक? समता समानता का अधिकार भी इसमें था। अनुच्छेद 18। सबसे पहले बताएंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूछता है मौलिक कर्तव्य, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया। बताया था, थोड़ा सा ट्रिक याद करने के लिए। रूसी का पार में रहता है ना, रूसी होता है खुशी का प्रतीक। तो यदि रूसी है आपका, तो समझिए कि आपका कर्तव्य करना, साफ करना आपका ही कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस के संविधान से, अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से। बताएंगे मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल हम पूछ रहे हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद 35। अब भाग पूछे तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। बताएंगे कि संविधान का जो भाग 3 है यानी 3 है, उसको क्या बोला जाता है? मैं भारत का अधिकार पत्र, या इंग्लिश में बोले तो मैग्ना कार्टा। इसे और क्या कहा जाता है? भारत के मैग्ना कार्टा को क्या बोलते हैं? भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है ना, कैसा वर्ड है, किस देश का? फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ में? इंग्लैंड में, यानी यूके में बोल सकते हैं, ब्रिटेन में। हाँ या ना में जवाब देना है। क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर बोलेंगे आप लोग। 352 ना, भाग 18, लेकिन आर्टिकल आप पूछ रहे हैं 352। मौलिक अधिकार कुल कितने होते हैं? 6 गो। पहले 7 गो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, थोड़ा सा याद रखेंगे, 44 में कहेगा तो 1978 में,
अब 42 में कहेगा तो दो घटा रहा है, इसमें भी दो घटा देंगे। 4 2 6 वैसे भी होता है। लास्ट में 42 में कहेगा तो 6 होता है, और 44 में कहेगा तो 4 4 क्या होता है 8। लास्ट में 8 थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 42 में कब और 44 में कब होता है। 42 में 1976 और 44 में 1900। तो संपत्ति के अधिकार को पहले रखा गया था मौलिक अधिकार में, लेकिन बाद में इसको मौलिक अधिकार के दर्जे से हटाकर इसको विधिक या कानूनी के अधिकार बना दिया गया 300 के क में, 300 के क या 301 में बोल सकते हैं। 44 में संविधान संशोधन 1978 में बोलता है कि कब किया गया था। ठीक है, अगर जोड़ने की बात करेगा कोई भी चीज इसमें समानता स्वतंत्रता जोड़ा गया था ना। जोड़ने की बात करेगा तो 1976 42 में संशोधन। अब कुछ हटाने की बात करेगा जैसे संपत्ति के अधिकार को तो कौन सा 1978 44 में संविधान संशोधन। बहुत क्वेश्चन राइज करता है इससे। आगे बताएंगे, देखिए मौलिक अधिकार को जब निलंबित किया जाता है तो 6 में से किस एक को छोड़ दिया जाता है, बाकी 5 को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। कौन सा अधिकार है जिसे राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थिति में, हाँ अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में आपातकाल के दौरान क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। आगे बताएंगे, कहता है कि यह सीमित नहीं है लेकिन वाद जोग होते हैं। राज्य पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करते हैं। आगे बोलता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो ना उच्च न्यायालय में जाता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन है? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226। अब केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, कंफ्यूज आप लोग नहीं होगा, एससी होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो 32। अब एचसी कहेगा हाई कोर्ट बोलेगा तो 226। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होता है। अपवाद में अलग होता है। अंडमान निकोबार का मामला जो है ना बंगाल में ही देखा जाता है। तो हाई कोर्ट ऐसे वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? तो 25 है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक ना। क्या है कि कोई राज्य का होता ना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही में देखा जाता है। जैसे बोला ना अंडमान निकोबार का कोई अपना स्पेशल नहीं है, उसका जो मामला है कौन देखता है? कोलकाता हाई कोर्ट ही देखता है। तो ऐसे 25 है टोटल। और सुप्रीम कोर्ट पूरा इंडिया में कितना है? ओनली 1 है, जो कहाँ है? दिल्ली में। चाहे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली, कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश का कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में मामला देखा जाता है। 25 को पहले 24 था, लेकिन तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ जब तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। हाँ, तो हैदराबाद इसका राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा। कब से? 2025 से या 24 से। 10 साल के लिए है हैदराबाद ही दोनों का। 10 साल के लिए। 14 में अलग हुआ था ना। 10 साल के बाद सारा चीज उसका स्थानांतरित कर दिया जाएगा अमरावती में, सारा कार्यभार। क्योंकि हाईकोर्ट जहाँ होता है जहाँ सारा चीज दस्तावेज रखना होता है। आगे बताएंगे आप लोग कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 गो। संपत्ति के अधिकार भी शामिल था। अच्छा बताएंगे जिसको हटा दिया गया था कौन कौन सा, नाम बताएंगे आप लोग। कौन कौन अधिकार है? अधिकार का नाम बताना है। 6 गो अधिकार जो है। हाँ, थोड़ा सा हम इसको रिपीट करते हैं। पहला में है समता या समानता का अधिकार, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पर है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और 6 नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बताएंगे आर्टिकल बारी से बताना, ठीक है? बारी से पूछेंगे, बताना है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है किस आर्टिकल में वर्णित है। 23 या 24 दोनों में है। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता 19 से 22 अनुच्छेद में है।
असमता या समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना आर्टिकल में है? 32 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। बताएंगे एक ग्रुप वाले 1931 के कराची जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको पटेल की सरदार पटेल की सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाएं दी थी? बारदोली की महिलाएं बारदोली आंदोलन के दौरान। बताएंगे थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोग बारदोली आंदोलन कब हुआ था, ठीक ना? थोड़ा सा देखकर बताएंगे आप लोग। 1928 में। इसमें आगे बोलता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें वाला बता दिए कि संशोधन करके 44वें संशोधन में 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 22 में भाग 22 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। पूछता है अलग से क्वेश्चन कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार की मौलिक अधिकार, ऐसे करके बताएंगे। सरदार पटेल अध्यक्षता के थे 1931 के कराची अधिवेशन का, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, जो में प्रधानमंत्री थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का रहा ना। सबसे ज्यादा लाल किले पर झंडे पर आने वाले प्रधानमंत्री वही हैं। कितनी बार? 17 बार कि 16 बार? 17 बार। उनके बाद कौन है? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी कितने बार? देख लें थोड़ा सा, इंदिरा गांधी कितने बार फहराया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी का ना तीसरा नंबर पे है। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक दिन तक कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी का नंबर आता है स्पेशल, लेकिन पूरा में इनका नंबर घट जाता है। सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 17 बार लाल किले पर झंडा तोलन के हैं, जबकि इंदिरा गांधी कितने बार? उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी का नंबर ही ना, 9 बार ना। 14 से जोड़ लीजिए आप लोग। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया, खत्म ना। 9 बार झंडा तोलन कर दिए हैं। चलिए आगे बताएंगे। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? 14 में विधि के समझ समानता। इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है विधि के समझ समानता का मतलब कि सभी जो है ना राज्य के सभी नागरिक के लिए एक समान कानून बनेगा और सभी पर एक समान लागू होगा। बताएंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 में है। तो आर्टिकल 15 में कहता है कि राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस आर्टिकल में है? लोक नियोजन 16 आर्टिकल में है। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य का दिन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अपवाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। अच्छा, भाग 10 में किसका वर्णन है पता है? इसी का वर्णन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, ठीक ना। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। बताएंगे बहुत व्यापी क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल कितना? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बोलता है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उपाधियों का अंत कितना आर्टिकल में है? अनुच्छेद 18 में सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कोई देश हमको राष्ट्र सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, कोई उपाधि दे रहा है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं यदि अनुमति देंगे तभी हम ग्रहण कर सकते हैं, अनुमति नहीं देंगे तो नहीं ग्रहण करेंगे। याद रखेंगे कि दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता होता न है
जैसे में अमेरिका के साथ होगा, चाहे फ्रांस के साथ, रूस के साथ, कोई भी, तो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से कोई भी समझौता होता है दूसरे देश के साथ। आगे बोलता है, इसमें नोट में लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस संसद के अंतर्गत दिए जाते हैं? 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब बताएंगे आप लोग, हम बताए थे पद्म भूषण है ना, भारत के केमा सर्वोच्च सम्मान है। आप कंफ्यूज ना होते हैं आप लोग। भूषण वाला 3 अक्षर इसमें है, दोनों में, पद्म में भी और भूषण में भी। बाकी बच गया भारत रत्न, तो सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरा में कौन हो जाएगा? पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण और चौथा में पद्म श्री। लूसेंट भी खत्म हो गया। ठीक है, सैनिक में सबसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। चलिए थोड़ा सा बताएंगे आप लोग केमिस्ट्री का, स्पेशल लूसेंट साइंस का होमवर्क पूछा जा रहा है। इसमें है पेज नंबर 116 का फर्स्ट, बिल्ली और विलायक। चलिए, बिल्ली और विलायक में कंफ्यूजन ना होता आप लोगों को। बिल्ली मतलब क्या समझते हैं? देखो, इसको 2 तरीका समझते हैं। बिल्ली जिसकी मात्रा कम होता है, विलायक जिसका मात्रा ज्यादा होता है। जैसे पानी और चीनी, पानी प्लस चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? शरबत बनता है। तो इसमें 3 चीज शामिल है, 2 चीज। पहला चीज इसमें अगर बात करें, पहला चीज की अगर बात करेंगे तो पानी, अच्छा पानी और चीनी का शरबत बनाएंगे तो ज्यादा कौन लेंगे? पानी की चीनी? पानी। यानी विलायक जो है ना, विलायक की मात्रा ज्यादा होता है क्वांटिटी, और विलेय की मात्रा क्या होता है? कम होता है। आज दोनों मिलकर क्या बनाता है? विलयन होता है। ठीक है, विलयन होता है। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सोल्यूट, बोलते हैं सोल्यूट। इसको बोलते हैं सोलवेंट, और इसको बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। विलेय प्लस विलायक, विलेय जो घुल जाए किसी चीज में, क्या हो जाए? जो आसानी से घुल जाए। अब विलेय विलायक मतलब जो किसी को घुला ले, यानी घुलाने वाला कौन हो जाएगा? विलायक। और घुलने वाला, और दोनों मिलेगा तो शरबत। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ऐसे भी देखें कि विलेय छोटा है तो विलेय कम मात्रा में होता है, अब विलायक बड़ा है। थोड़ा सा लिखने में भी देखेंगे, वर्ड से तुलना करेंगे तो विलायक बड़ा होता है, तो पानी की मात्रा क्या होता है? पूछ रहा है कि विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा होता है, विलेय की विलायक की? विलायक का। संतृप्त, वह संतृप्त की बात करेंगे आगे भी। ठीक है, अच्छा बताएंगे, यदि किसी विलयन है, विलायक है, ठीक है ना, विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा उतना ही क्या माना जाएगा? अच्छा विलायक कि खराब विलायक? अच्छा विलायक माना जाएगा। जैसे जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक मान अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सोलवेंट। बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, पूछता है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को या पानी को? क्यों? क्योंकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक नियतांक क्या होता है? अधिक होता है। डाई मतलब समझते हैं ना, केमिस्ट्री में डाई का मतलब कितना समझते हैं? ट्राई का मतलब टेट्रा बोले तो, हेक्सा कहेगा तो, हेप्टा 7, हेप्टा 7, ऑक्ट 8, 9, 9 अड्डेक 10। अच्छा बारी बारी से बताएंगे, एक ग्रुप बताएंगे, विलायक का उपयोग बताना है। विलायकों का उपयोग 2-4 को बोलिए, कोई 2-3 को बोलिए, बहुत मानी है तो। विलायक का जो उपयोग है ना, औषधि उद्योग में, अनेक औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, बेंजीन एवं पेट्रोल जैसे विलायकों का, इत्र निर्माण मतलब इत्र मतलब समझते ना, रंग रोगन के घोलने में, अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ। पेय मतलब कौन चीज? पीने वाला, और खाद्य मने खाने वाला। वो खाद्य मने खाद्य में छींटे वाला नहीं, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला।
संतृप्त विलयन बताएंगे आप लोग बी ग्रुप वाले। संतृप्त है ना कि इसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाता है विलायक की अपेक्षा। तो इसमें है ना वही जो इलेक्ट्रिक है ना उसका समझ रहे हैं आप लोग? आशीष नेहरा बताएंगे थोड़ा। ए वाले बताए तो आप लोग, ए वाले संतृप्त विलयन। मतलब जिस जल में चीनी है तो चीनी को फिर डालेंगे तो वो नहीं घुल पाएगा, मतलब वही पूरा संतृप्त मतलब नहीं घुल पाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे। बोलता है एक समानता पर कितना, एक समानता पर यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, नियत, जिसको टेम्परेचर का मान बदला नहीं जाता। जैसे मान कर चलिए कि शीरा बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? शीरा बनता है कैसे? पानी प्लस चीनी। तो मान कर चले कि पानी प्लस चीनी हम मिलाए हुए हैं शीरा बनाने के लिए, और उसका टेम्परेचर है मान कर चलिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है। उदाहरण के लिए बताने समझने के लिए, जितना हम पानी में चीनी मिला दिए हैं, मान कर चलिए कि चीनी हम 2 kg चीनी मिला दिए हैं, 10 kg पानी है, मान कर चलते हैं 5 kg पानी है, 5 kg पानी में हम 2 kg चीनी मिला दिए हैं, ठीक है? और इसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं इसमें, तो संतृप्त विलयन कब होगा? संतृप्त के मिलयन ना क्या उसमें इससे ज़्यादा यानी 2 kg से ज़्यादा अब इसमें घुल नहीं सकता चीनी। ऑलरेडी जितना इसको घुलना चाहिए उतना ही अपना घुल गया है, इसमें ज़्यादा मात्रा नहीं घुल सकता। उतना ही टेम्परेचर पर ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो संतृप्त विलयन हो गया। अगर इसमें इतना ही टेम्परेचर पर यदि 2 kg है और इसमें डालते हैं 1 kg, 3 kg अगर घुल जाता है तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त होगा। असंतृप्त होगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं भोजन करता हूँ ना, भोजन, तो भोजन हमारा डोज है कि 4 रोटी खाते हैं अगर, तो ऑलरेडी घरे से अगर खा के हैं 4 रोटी और कोई खिलाने के लिए बोलेगा तो हम खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। ऐसे बरियारी वो अलग चीज़ है कि बरियारी खा जाएंगे एक आध गो, लेकिन मेरा जो कोटा था वो पूरा होल है ऑलरेडी। 4 का अष्टमी था, 4 को पूरा कर लिए। अगर मान के चलिए 4 को खाते हैं और 2 को खा के हैं तो 2 को और खा सकते हैं, यानी पहले से असंतृप्त थे हम। और संतृप्त ऑलरेडी कब? जब पहले से जितना कोटा था उतना घींच लिया, 4 रोटी पहले ही, तब दोबारा हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, वो अलग चीज़ हो जाएगा, फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बोलता है अति संतृप्त बताइए। इसमें टेम्परेचर को मतलब बढ़ा देता है। बोलता है कि ऐसा संतृप्त विलयन जिससे विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुला हुआ। जैसे घोलना चाहिए था हमारा 2 kg, घोल दिया 2.5 kg चीनी, चाहे 3 kg, तो घोलना चाहिए था उसका एस्टिमेट कितना था? 2 kg का, लेकिन उससे ज़्यादा कितना घोल दिए? 1 kg ज़्यादा घोल दिए। क्या kg? 3 kg। तो ये हो गया अति संतृप्त विलयन की मात्रा कितना हो गया? 1 kg। एस्टिमेट था उसका 2 kg का, घोल दिया कितना? 3 kg। तो बोलता है कि जितना अधिक होता है उसी को क्या बोलते हैं? अति संतृप्त। विलयता के बारे में बताएंगे। विलयता क्या है? सोलुबिलिटी जिसको बोलते हैं। विलयता है ना, जैसे इसमें 2 kg जैसे घुलना था जितना डिग्री पर सेल्सियस पर, और अगर ज़्यादा बढ़ गया ना तो उसमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। विलयता का मतलब बोलता है इसमें किसी निश्चित तापमात्रा पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की क्या बोलते हैं? उस विलायक में विलयता बोलते हैं। विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बोलिए। ठोस पदार्थ की विलयता क्या होगा? जब उसका ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ है जिनकी विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। अपवाद इसका सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम साइट्रेट। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होता है? किसी गैस में द्रव की विलयता जब ताप बढ़ाते हैं तो घटता है। विलयन के सांद्रण बताएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का सांद्रण क्या है? बोलता है किसी विलायक का विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। ऑलरेडी जितना चाहिए उतना घुला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तथा जिस विलयन में विलय की कम मात्रा में घुली रहती है उसे क्या बोलते हैं?
तनु विलयन। इसको ऐसा समझते हैं सांद्र तनु को पंचोर और गड्ढा समझते हैं। पंचोर मतलब समझते हैं, ऐसे में मतलब शरबत बना रहे हैं, शरबत की मात्रा कम है, शरबत बना रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो है पानी मिला दिया 2 kg और चीनी मिला रहे हैं कितना 100 ग्राम, जैसे चीनी 100 ग्राम, तो शरबत तो बनेगा, लेकिन जितना इसका स्वाद होना चाहिए था जिस तरीके से उस तरीके से होगा नहीं। तो ये होगा तनु, तनु हो जाएगा, कैसे हो जाएगा विलयन, तनु विलयन हो जाएगा। अब मान कर चले कि पानी मिला दिए, 1 लोटा में 1 kg पानी मिला दिए और ओकरा में उतना ही मात्रा में क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो थोड़ा इसका मात्रा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो शरबत पूरा गाढ़ा हो जाएगा एकदम, लगा कि खाली चीनी एकदम खा रहे हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। विलयन की बात करें तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ज्यादा मात्रा हो, बराबर कोई जरूरी नहीं है, इक्वल कोई जरूरी नहीं है उसमें। बताइए सभी तनु विलयन क्या होते हैं, संतृप्त या असंतृप्त। तनु विलयन असंतृप्त होते हैं। तनु मतलब वही ना, बताएं 2 kg पानी में 100 ग्राम चीनी डालें तो आप नहीं घुला सकते उसमें, आप चीनी घुला सकते हैं कि ना, आप चीनी आसानी से उसमें घुलता है। अच्छा बताइए जब शरबत बनाते हैं और पानी में चीनी डालते हैं तो क्या मतलब बताइए 1 kg पानी में हम 1 kg सीरा नहीं बनाना है, सीरा तो बन जाएगा, सीरा नहीं बनाना है। शरबत के भी अगर बनाना है तो इसमें अधिकतम मतलब कि कितना घुल सकते हैं, 1 kg घुल सकते हैं, इसमें उतना ही चीनी के कण सम्मिलित कर सकते हैं। पानी के 2 कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान होता है, चीनी के कण उसी में जाकर बैठ जाते हैं। तो हम ज़्यादा मात्रा में चीनी इसमें घुला नहीं सकते हैं। ज़्यादा चीनी डालेंगे ना तो कितनों घुरावित रहेंगे ओकरा लोटा में ऐसे ऐसे, तो ये क्या जाएगा, चीनी के कण नीचे पेंदी पर बैठ जाएगा, घुलेगा उसमें नहीं, क्योंकि 2 कणों के बीच, पानी के कणों के बीच खाली स्थान होता है, उसी में चीनी के कण बैठते हैं। नहीं तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इसी बहाने शरबत भी पीने का मौका मिलेगा। फिजिक्स का आप पेज नंबर पता है आप लोग को, हाँ ठीक है, बताएंगे बारी बारी से आप लोग। स्प्रिंग में लटके पिंड की गति वाला है ना इसमें। चलिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप लोगों को फार्मूला बताना, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे लैंग्वेज को। बोलता है किसे माना कि एक लंबी स्प्रिंग है, क्या है, लंबी स्प्रिंग जिसकी समान लंबाई, उसके स्प्रिंग की लंबाई को एल माना है। अब बोलता है कि एक दृढ़ आधार, दृढ़ माने मजबूत आधार ए से लटकी है, आधार उसका क्या है, ए है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि एम दरमियान के पिंड को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाकर और थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, दोलन करने लगता है, ठीक बात है। तो इसका आवर्तकाल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, T बराबर 2 पाई √m/k, m/k, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, यानी स्प्रिंग द्वारा एक बल लगाया जाता है जो नियतांक है जिसका मान बदलता नहीं है, m वस्तु का द्रव्यमान है। अतः कहता है कि उपयुक्त सूत्र से ज्ञात होता है किसी दिए गए पिंड के लिए एक कड़े स्प्रिंग के अधिक आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। एक मुलायम स्प्रिंग और एक कड़ा स्प्रिंग, दोनों में से किसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा, मुलायम स्प्रिंग का। किसका ज़्यादा होगा, मुलायम स्प्रिंग का आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तथा किसी दिए हुए स्प्रिंग से लटकाने पर एक भारी पिंड हल्के पिंड के अपेक्षा धीरे धीरे कंपन करता, भारी पिंड है ना जो धीरे धीरे कंपन करता है हल्के पिंड के तुलना में। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल के बारे में बताएंगे आप लोग। बलराम बताएगा रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जब कण अपनी मतलब साम्य स्थिति में होता है तो उससे जो बल लगता है वो शून्य रहता है, लेकिन जब उसको स्थापित कर दिया जाता है तो देखा इसमें क्या है, सुनेंगे आप लोग। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसमें बोलता है
कि जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। किंतु जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित मतलब समझते हैं ना, हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे में ऐसे है, कोई आधार से इसको लटका दिया, हम स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया, ठीक है, तो साम्य स्थिति में जिसको विस्थापित करेंगे, इसको धक्का देंगे, थोड़ा सा बल लगाएंगे तो क्या होगा, इधर की ओर जाएगा। इसमें स्प्रिंग लटका हुआ, ठीक है, स्प्रिंग क्या है, लटका हुआ है, आधार से इसको लटका दिया है, इस पर हम बल लगाएंगे, अगर इस ओर लगाएंगे तो इस ओर आएगा, इस ओर लगाएंगे तो इस ओर आएगा। तो बोलता है कि प्रारंभ में बल क्या होता है, शून्य होता है, और किंतु जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित किया जाता है, जब इसको से विस्थापित मतलब हटाना, अपने जगह को क्या करता है, चेंज करता है, यानी विस्थापित किया जाता है, तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करने में लगता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्ट होती है, और उस बल को ही प्रत्यानयन बल बोलते। बल लगाएंगे तो सोचेगा ना कि फिर यहाँ रिटर्निंग आ जाए अपनी स्थिति में, जहाँ पहले से था वही साम्य स्थिति में पुनः पहुँच जाए। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। इस बल का प्रयास सदैव होता है कि कण साम्य स्थिति में आ जाए। इस बल के कारण ही कण में त्वरण उत्पन्न होता है और वह दोलन करते रहता है। सरल लोलक क्या है, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम जिसको बोलते हैं। बोतल में उधर वाटर है, नहीं है तो ले आएंगे, ठीक है। बोलता है कि यदि एक भारहीन एवं लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के किसी दृढ़ अंधकार से लटका दिया जाए तो इस संयोजन को सरल लोलक कहा जाता है। घड़ी में देखे हैं, घड़ी में रहता है ऐसे, इसी आकार से ऐसे, ये जो है ना, इसी में यहाँ पड़ी लगा है, ऐसे दोलन करते रहता है, इधर जाएगा फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे पेंडुलम। कहता है कि यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित छोड़ दे तो उसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई एल एवं गुरुत्वीय त्वरंजी हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल मतलब यहाँ से यहाँ जाने में फिर यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लेगा। देखिए जब इसको जो है ना पेंडुलम पे बल लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। इसको जब लगाएंगे तो ऐसे होता है, यहाँ से क्या होगा, ऐसे जाएगा, इसको अगर हिलाएंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ से फिर क्या करेगा, यहाँ से रिटर्निंग फिर कहाँ आता है, यहाँ आके रुकता नहीं है, यहाँ आके रुकता नहीं अपनी स्थिति पर, फिर इधर रिटर्निंग इतना ही जाता है, अब फिर इधर से यहाँ आता है, ऐसे ऐसे 2-3 बार करता है ऐसे ऐसे, और लास्ट में जो होता है, लास्ट में आके अपनी स्थिति पर क्या होता है, रुक जाता है। तो इसी को बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। टी बराबर इसका फिर से फॉर्मूला बताएंगे एक बार। आवर्तकाल बराबर क्या फॉर्मूला बताएं आप लोग, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बट्टा जी। कहता टी समानुपाती अंडर रूट एल, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी का मान क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि लंबाई घट जाए तो टी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चूंकि काहे घट जाएगा, चूंकि इस पर डिपेंड करता है अंडर रूट एल बटा जी। जैसे में इसका सूत्र क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा, यानी लंबाई हमारा निकालना था, 2 पाई तो है। यदि जी का मान के चलिए, थोड़ा सा समझेंगे इसको कैसे बढ़ता है। अगर जी का मान ऐसे तो 9.8 होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में लिख देता है 10 वाला गुना भागा से बचने के लिए जी का मान कितना लीजिए, 10 लीजिए, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि एल जो है, एल का मान के चलिए, इसका लंबाई हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, और जी का मान कितना 10 लेते हैं, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 10 ना हो जाएगा, इसका रूट में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। मान के चलिए जो भी वैल्यू है, लंबाई घटा दिए, लंबाई क्या करेंगे, घटा देंगे, 100 की जगह इसको क्या कर देंगे 80 कर दिए, चाहे 90 कर दिए, तो जो पहले 10 वैल्यू आ रहा था वो कितना आ जाएगा अब
रूट में ही रहेगा, लेकिन रूट 8 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा 10। तो स्पष्ट है कि रूट 8 से ज़्यादा मान किसका होता है, रूट 10 का। यानी लंबाई बढ़ेगा तो अर्धकाल क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी डिजिट इसमें रहेगा उसी से ना गुना होगा। लंबाई पर डिपेंड करता है, जो भी डिजिट इसमें बाहर आएगा या रूट के अंदर उसी से ना इसमें गुना करेंगे। तो 10 में गुना करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, 8 में गुना करेंगे तो कम आएगा। एक और वीआईपी क्वेश्चन है, इससे लास्ट क्वेश्चन बताएंगे कि यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का वर्तकाल क्या होता है, बोले बढ़ जाता है। अर्थात घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा, वहां भारहीनता का अनुभव होगा पृथ्वी पर। अच्छा बताएंगे आप लोग, भार बदलता है कि द्रव्यमान बदलता है, भार बदलता है। काहे भार बदलता है भाई, काहे बदलता है, हाँ क्यों, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है पता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। W माने वेट मीन्स भार होता है, और mg जहाँ एक गुरुत्वीय त्वरण है। याद रखेंगे आप लोग, फिक्स चीज है कि द्रव्यमान कभी बदलता, द्रव्यमान चाहे कहीं रहे, चाहे धरती पर रहे चाहे चंद्रमा पर रहे। क्वेश्चन देता है कि यदि 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, 10 kg रहेगा, ठीक है। चंद्रमा से कहाँ लेंगे, पृथ्वी पर, फिर भी लेकिन यहाँ होता है भार का मान बदलता है, इसलिए क्योंकि ऐसे जब करते हैं ऐसे तो पृथ्वी पर भी ध्रुव पर, पृथ्वी पर जी का मान अलग अलग होता है। ऐसे करेंगे इसमें तो जो होता है ध्रुव होता है, ध्रुव पर जी का मान जो होता है, ध्रुव पर जी का मान होता है 9.83 होता है, ठीक है। और यहाँ जो होता है विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे जो जी का मान होता है 9.78 होता है। कितना होता है, 9.78 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मात्रक होता है इसमें। तो देखिए ध्रुव पर जो जी का मान होता है वो सबसे अधिक होता है, अब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी जब किसी वस्तु पूछता है किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुव पर भार का अधिकतम होगा। जैसे मान कर चलिए कि द्रव्यमान कोई 10 kg के वस्तु है, इसका जी का मान कितना है ध्रुव पर, 9.8 से गुना करेंगे तो 98 आ जाएगा। अगर यहाँ निकालेंगे भार इसका तो 9.78 है, कितना है 9.78 है, तो इसका कितना आ जाएगा 97.8 कुछ आएगा, ठीक ना। इसमें 98.3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भार कहाँ अधिकतम हुआ, ध्रुव पर का है, क्या कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम था। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि क्या होगा जब किसी वस्तु को ध्रुव से विषुवत रेखा पर लाएंगे तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि उसका मान जी का मान घटता है। समझा ये वाला आप लोग, काहे भार बदलता है, चूंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। चलिए बताएंगे सबसे अधिकतम जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य का है, और न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम का। बताएंगे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिकतम कहाँ था 2011 के अनुसार, मेघालय, और सबसे कम नागालैंड। नागालैंड माइनस में था ना, माइनस में था। बताएंगे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ था, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ था, और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता बताएंगे कहाँ, केरल, और सबसे कम बिहार। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा और सबसे कम सबसे कम महिला साक्षरता बिहार। लेकिन याद रखेंगे अब साक्षरता में सबसे पीछे बिहार नहीं है, अपडेट रहते हैं आप लोग करंट से। अब आगे हो गया है बिहार, नीचे से दूसरा तीसरा डाउन पे है। बताएंगे विश्व पर्यटन निगम, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग, ड्रिंक ले लेते हैं थोड़ा सा।
बताएंगे WTO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड भी बोलते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, व्यापार भी बोल सकते हैं, और पर्यटन टूरिज्म भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था वर्ल्ड टूरिज्म का? 1925। जिसका मुख्यालय कहाँ में है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। WTO क्या? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1957। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय रोम में है। कहाँ में है? रोम में है ना। सॉरी, रोम की संधि के तहत हुआ था। हाँ, इसमें कितने सदस्य देश है? कितने? 27। 11 देशों ने यूरो की स्थापना कब किया था? यूरो की 1 जनवरी 1999। वर्तमान में कितने देशों में यूरो मुद्रा है? 19 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है वर्तमान समय में। बताएंगे, बहुत व्यापी क्वेश्चन है, ठीक ना? थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो सुनेंगे ध्यान से। बताएंगे यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन है? लिथुआनिया है। सार्क का पूरा नाम बता सकते हैं? SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 7 से 8 दिसंबर 1985। जिसकी सदस्य संख्या कितना है? 8 है। बताएंगे इसके जो है ना पहले शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। 1986 में। अब बारी बारी से आप लोग बताएंगे, ठीक है? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये ग्रुप वाले बताइए, अध्यक्ष कौन थे? सार्क के पहले अध्यक्ष HM इरशाद। कौन थे? HM इरशाद। सार्क में बी ग्रुप वाले बताएंगे 8 सदस्य देश का नाम। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हाँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में। किनके द्वारा? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ में है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ में है? लंदन में है। बताएंगे इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ में है? लियोन, फ्रांस। लियोन, फ्रांस में। नाम के बताएंगे, जिसको बोलते हैं बेलग्रेड। सॉरी, नाम की स्थापना कब हुआ था? नाम का नेशनल एलिजन मूवमेंट, शायद इसका पूरा नाम होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब? 1961 में। कहाँ? बेलग्रेड में। कहाँ में? बेलग्रेड में 25 देशों द्वारा। अभी में सदस्य संख्या कितना है? 120 है, 120। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ और कब? पहला तो 28। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बता रहे कहाँ हुआ था? बोलिए। 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नाम के संस्थापक कौन थे? 3 गो हैं। कौन कौन? नेहरू हैं, और नासिर हैं, और ये है मार्शल टीटो। मार्शल टीटो, पंडित नेहरू और नासिर थे। नाम का सचिवालय कहाँ में है? सचिवालय नेपाल के काठमांडू में। अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1945। बिहार दिवस कब? 22 मार्च। जल दिवस भी ना। अब 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस। अब 22 मई की बात करेंगे तो वर्ल्ड वेरासिटी, जैव विविधता दिवस। 22 मार्च 1945 को हुआ था अरब लीग की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ में है? काहिरा। कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। इसकी सदस्य संख्या कितना है? 22 है। 22। CTBT की स्थापना। हाँ, CTBT का पूरा नाम इसमें दिया नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी।
चलिए अब एक लास्ट होमवर्क बच गया, 388 वाला पूछ देते हैं। 3-4 मिनट और लगेगा, ठीक है। बारी बारी से बताएंगे आप लोग। सेट नंबर 388 पूछा जा रहा है। इंडियन फुटबॉल की मक्का किस शहर को जाना जाता है? कोलकाता को। बताएंगे भारत निर्माण योजना कब शुरू हुआ था? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई पिक्सल है। भारत निर्माण योजना 2005। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन लोन है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? एस राधाकृष्णन। चूंकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति पहले थे। और असम से वो याद है देहिंग पटकाई अभ्यारण्य कहाँ में है? असम में है। बताएंगे अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है ना वो किसके द्वारा? चमगादड़ द्वारा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन थे? सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा है। नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? गॉर्ज कहलाती है। मशरूम किस प्रजाति में आता है? कवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगे बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। भूटान के एक सदस्यीय विधायिका का नाम क्या है? सदनीय संसद का नाम तसोंगड़ो। जेट इंजन की खोज किसने किया था? फ्रैंक व्हिटले। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। मोगली नामक पात्र किस पुस्तक से संबंधित है? जंगल बुक से। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? सहारा रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा क्या कहलाती है? हरमैटन। स्वजल धारा योजना कब शुरू हुआ? स्वजल धारा एकमात्र वह शराब जिसकी हत्या भारत में हुई। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल मिला है कब पता है? 2014 में। पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजाई के साथ सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। मलाला यूसुफजाई मात्र 17 वर्ष में, ठीक है। 12 जुलाई को ना, 12 जुलाई को मलाला दिवस शायद मनाया जाता है। देख लेंगे थोड़ा सा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजाई, जो कि पाकिस्तान के हैं। उनके साथ ही मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? बताइए। ब्लूटूथ लगाते हैं, अब ब्लूटूथ के आविष्कारक के नाम बताने में भुलाते हैं। जॉब हार्टसेन। निर्वात पंप का आविष्कार कब और किसने? 1650 में। ओटो वान गेवेरिक ने 1650 में। हैजा के रोगाणु की खोज किसने? रॉबर्ट कोच। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिया था? कौन? ऑस्टिन। कौन दिए थे? आइंस्टीन नहीं, ऑस्टिन। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक? सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक? जो स्पीडी का ही क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है ये वाला। देखे 2 दिन सेट मारे हैं, दोनों दिन हमको बेटा ऑनलाइन सेट मारे थे इंडियन कोस्ट गार्ड का। उसमें पूछा था सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे बारीकी से एकदम। बताएंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अल बेरोजगारी है। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बहमन। बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बिल्ली बिल्ली किसका वैरायटी है? चक्रवात है ना। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना कितवीं सदी में किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में। अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से ना। अब भूकंप का अध्ययन की बात करें तो सिस्मोलॉजी। आज का होमवर्क यहीं पे खत्म किया जाता है। बाकी अगले दिन से आप लोग आगे इसी तरीके से याद करेंगे होमवर्क को, ठीक है।
वे ग्रुप वाले 1 नंबर से जीत गए हैं, ठीक ना।